हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कांस्टेंट असेंबली शुरू की थी, हमारा टॉपिक जो फर्स्ट है सिलेबस में, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बार पहले हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका। देखिए, हमने सबसे पहले इसके अंदर इसकी टाइमलाइन पूरी पढ़ ली थी। फिर हमने इसके अंदर सेकंड पॉइंट पढ़ा था, वो पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना। ठीक है, हमने इसकी सबसे पहले टाइमलाइन पढ़ी, फिर हमने इसका स्ट्रक्चर भी पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हम एक बार क्विकली हमारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा था कांस्टेंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले 1895 में हुई थी। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है, फिर 1922 में इसकी डिमांड की थी गांधी जी ने। ठीक है, फिर 1925 में इसकी डिमांड हमने देखा था की थी स्वराज पार्टी ने। फिर हम आ जाते हैं 1928 में नेहरू कमेटी द्वारा डिमांड की गई थी, और इसके अंदर हमने जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसे भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा इसकी मांग रखी गई थी, और हमने देखा था एम.एन. रॉय को साम्यवादी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले ऑफिशियली इसकी डिमांड रखी थी आधिकारिक तौर पर। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड रखी थी कि जो संविधान सभा है उसका गठन जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। ठीक है, एक सेकेंड। जवाहरलाल नेहरू ने फिर 1940 में हमने देखा कि अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को, जिसके अंदर संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसमें संविधान शब्द का कोई उल्लेख नहीं था। फिर हम देखते हैं कि 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है, जिसके अंदर ये प्रावधान था कि जो संविधान सभा का चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, और जो इसके अंदर शामिल कौन होगा? जो प्रांतीय विधानमंडल है उसके निम्न सदन के सदस्यों द्वारा चुनाव में भाग लिया जाएगा। फिर हमारा आता है 1946 में कैबिनेट मिशन, जिसकी सिफारिश पर फाइनली कांस्टेंट असेंबली का गठन होता है और इसके चुनाव होते हैं जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, ये तो हमने इसकी रूपरेखा देखी थी सारी, और इसको हमने एक बार क्विकली रिवाइज कर लिया है। इसके बाद जो हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट, वो था हमने पढ़ा था इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसमें कुल कितने सदस्य हैं और उनका कैसे विभाजन किया गया है। एक बार हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कुल सदस्य कितने थे हमारे? 389 हमारे मेंबर्स थे। ठीक है, ये हमने पढ़ा है हमारी लास्ट क्लास में, जिसमें से 296 किस में से थे? ब्रिटिश भारत के द्वारा निर्वाचित थे। ब्रिटिश भारत यानी जो गवर्नर प्रोविंसेस होती थी उनसे 296 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड थे, और जो हमारा रियासतें थी यानी हमारी जो प्रिंसली स्टेट, उनसे कितने मेंबर थे? 93। फिर हमने देखा था कि जो ये ब्रिटिश भारत है इसके अंदर भी डिवीजन था। जो हमने ये देखा था कि जो 296 मेंबर्स हैं टोटल, उसमें से 292 तो थे हमारे जो गवर्नर प्रोविंस होते थे वहां से, और 4 जो हमारी चीफ कमिश्नरेट होती थी वहां से। ये देखिए 292 ये कहां से थे? हमारे जो प्रांत थे यानी गवर्नर प्रोविंसेस थी वहां से मेंबर्स इलेक्टेड थे, और 4 मेंबर्स जो है चीफ कमिश्नरेट से थे। एक बार हम उन चारों जगहों का नाम देखते हैं। सबसे पहले
बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली और एक और थी अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। और ये रियासतें थी, ये सब जो है ये मनोनीत थे, मनोनीत, और ये सभी क्या थे, निर्वाचित, ठीक है। हमने ये सारा स्ट्रक्चर देखा था इसका, कुल इसमें कितने सदस्य थे, उनका कैसे विभाजन था, ठीक है। 389 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें से 296 हमारे ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत से थे, और जो 93 थे वो हमारे प्रिंसली स्टेट से थे, यानी जो हमारी रियासतें हुआ करती थी उनसे थे। और उस 296 में से 292 जो है हमारे गवर्नर प्रोविंस यानी जो हमारे प्रांत थे उनसे इलेक्टेड मेंबर्स थे, और 4 हमारे चीफ कमिश्नरेट से थे। ठीक है। फिर हमने ये एक और पॉइंट इसमें देखा था हमारी लास्ट क्लास में कि 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर जो है क्या होगा, एक प्रतिनिधि होगा, 10 लाख से एक प्रतिनिधि, ठीक है। फिर हमने देखा था इसकी चुनावी पद्धति, चुनावी, ठीक है, जो कि कैसी थी हमारी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसमें किया जाता था, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by means of single transferable वोट, ठीक है। फिर हमने जो इसमें लास्ट पॉइंट देखा था वो ये देखा था कि इसकी जो चुनावी प्रक्रिया उसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो उसके अंदर जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य थे उनके द्वारा भाग लिया जाता था, और हमारी जो संविधान सभा है वो पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड थी, वो न तो पूर्ण रूप से मनोनीत थी न वो पूर्ण रूप से निर्वाचित थी। और इसके चुनाव कैसे हुए थे, अप्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव कराए गए थे, यानी सीधा जनता द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे इसमें, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इसके चुनाव हुए थे, इनडायरेक्टली, ठीक है। और इसके चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे। ये हमने एक बार क्विकली हमारी लास्ट क्लास का रिवीजन किया है, आई होप ये सब आपने पढ़ा होगा और याद किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, अब आज हम जो हमारा थर्ड पॉइंट है सिलेबस में, जो हमने 4 पॉइंट्स बनाए थे उसमें से हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन सबको कवर करेंगे एक एक करके। तो अब हम उनसे शुरू करते हैं। अब देखिए, अब जो हमको इसके फैक्चुअल चीजें याद रखनी है हम उन सबको याद करेंगे, यही क्लास में कोशिश करेंगे याद करने की। तो सबसे पहले जो सभा का चुनाव हुआ था, सभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कुल 10 राजनीतिक दल यानी 10 पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इसके अंदर भाग लिया गया था, लेकिन उसमें से प्रतिनिधित्व केवल कितने दलों को मिला, 9 दलों को मिला। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्ट लिया था, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 जो राजनीतिक दल है उन्हें संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला। जिस एक राजनीतिक दल को नहीं मिला उसका नाम जरूरी है, वो है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जो है वो एकमात्र ऐसा दल था जिसे संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि कुल 10 राजनीतिक दल थे जिसके अंदर से 9 राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व मिलता है, एक नहीं मिलता है, वो है हिंदू महासभा को। संविधान सभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। फिर हम आते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, जो कि ये है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो हमारा इलेक्शन मैनर था
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सीट्स डिवाइड थी, वो ये थी कि जो मुस्लिम्स थे उनके लिए 78 सीट्स रिजर्व थी। कितनी सीट्स रिजर्व थी? 78 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए, जिसमें से सिख थे उनके लिए 4 सीट रिजर्व थी, और जो जनरल कोटा हो गया जिसके अंदर हिंदू, जैन, बुद्ध, पारसी सब आ गए, उसमें से 210 सीट थी, जिसमें से हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि 208 सीट्स जो है वो किसको मिली थी? कांग्रेस पार्टी को। मतलब 208 सीटों पे कांग्रेस पार्टी इलेक्ट हुई थी, और 73 जो सीटें थी उस पे कौन आई थी? मुस्लिम लीग। ये हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा फैक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग हमको ये याद रखना है कि जो मुस्लिम्स है उनके लिए 78 सीट्स रिजर्व थी, जो सिक्स थे उनके लिए 4, और जो जनरल कोटा था उसमें सिर्फ 210 सीट थी, जिसमें से 208 सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता, ठीक है। फिर इसके अंदर जो जरूरी चीज है वो ये है कि इस चुनावी प्रक्रिया में जो संविधान सभा का चुनाव है उसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने ही चुनाव में भाग नहीं लिया। तो हमने 3 चीजें अभी देखी हैं। सबसे पहली कि हमारे जो संविधान सभा का चुनाव है उसमें 10 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था, 9 को प्रतिनिधित्व मिला, 1 को नहीं मिला, वो थी हिंदू महासभा। दूसरा पॉइंट हमारा कि जो हमारे डिवीजन ऑफ सीट्स था उसके अंदर मुस्लिम्स के लिए 78 सीट्स थी, सिक्स के लिए 4 सीट्स थी, और जो जनरल कोटा था उसके लिए 210 सीट थी, जिसमें से 208 पे कांग्रेस पार्टी इलेक्ट होती है, और मुस्लिम लीग्स को 73 सीट आई थी। फिर महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने चुनाव में भाग नहीं लिया था। ये हमने हमारे तीनों पॉइंट्स क्लियर करे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर हमारा अगला पॉइंट है कि जो जय नारायण थे और तेज बहादुर सापरू, इन्होंने सभा से त्याग पत्र दे दिया था, यानी इलेक्शन होने के बाद इन दोनों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा से रेजिग्नेशन दे दिया था, जय नारायण और तेज बहादुर सापरू ने, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने हैं, जय नारायण, तेज बहादुर सापरू, ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है, ठीक है, अब संविधान सभा के अंदर कुल 389 मेंबर्स थे, उसमें से 15 जो है महिला सदस्य संविधान सभा में थी। अब इन 15 महिला सदस्य जो है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15 महिला सदस्य। अब एक एक का हम नाम देखते हैं। सबसे पहले अम्मू स्वामीनाथन, पहली वुमन कैंडिडेट अम्मू स्वामीनाथन। दूसरी दक्षिणी वेलुध्यान, जो कि प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा के अंदर, ठीक है। पहली अम्मू स्वामीनाथन, दूसरी दक्षिणी वेलुध्यान, जो कि प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा के अंदर। फिर दुर्गाबाई देशमुख, फिर बेगम एजाज रसूल, जो कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी पूरी संविधान सभा के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम वुमन कैंडिडेट थी, जो कि थी बेगम एजाज रसूल। फिर हंसा जिवराज मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, लीला रॉय, पूर्णिमा बैनर्जी, रेणुका रॉय, ठीक है। ग्यारहवें नंबर की जो वुमन कैंडिडेट थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, फर्स्ट वुमन गवर्नर। फिर उसके बाद में राजकुमारी अमृत कौर, जो कि प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री भी रही हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, फर्स्ट वुमन कैबिनेट मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर। उसके बाद में आती है सुचेता कृपलानी। फिर आती है विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी इंपॉर्टेंट नेम है, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थी उसकी फर्स्ट इंडियन वुमन चेयरमैन थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और फिर जो लास्ट में आती है वो है एनी मस्कार्नी, जो कि एकमात्र मनोनीत महिला थी, यानी सिर्फ एक नॉमिनेटेड वुमन कैंडिडेट, नॉमिनेटेड
वुमन कैंडिडेट जो कि केरल के ट्रेवनकोर रियासत से, यानी ट्रेवनकोर जो प्रिंसली स्टेट था केरल के, उससे नॉमिनेटेड थी, एक ही थी, एनी मस्कारेनी। ठीक है, ये हमने पूरी 15 जो हमारी वुमन कैंडिडेट्स हैं उनको देखा, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले कौन आती है? अम्मू स्वामीनाथन, दक्षानी वेलुध्यान, प्रथम दलित महिला थी हमारी। फिर दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। फिर हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजनी नायडू जो कि प्रथम महिला राज्यपाल बनी हमारे देश की। उसके बाद में राजकुमारी अमृत कौर जो कि प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री रही है। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि फर्स्ट इंडियन वुमन चेयरमैन रही है यूएनजीए की। उसके बाद में एनी मस्कार्नी जो कि सिर्फ एकमात्र मनोनीत महिला थी, जो कि कहां से थी? केरल के ट्रेवनकोर रियासत से, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने ये हमारा इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट कवर किया। अब अगला जो है वो हम देखेंगे कि संविधान सभा में राजस्थान के कुल कौन कौन से सदस्य थे, जो कि फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि राजस्थान से जो संविधान सभा है उसके अंदर कुल कितने सदस्य थे, वो हम एक एक करके अब देखेंगे और इन्हें याद भी रखेंगे साथ ही साथ। देखिए, सबसे पहले जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर से थे और ये हमारे मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद CS वेंकटाचारी, वो भी जोधपुर से थे। ठीक है, तो जोधपुर से दो लोग हो गए, एक तो जयनारायण व्यास, एक CS वेंकटाचारी। जोधपुर से कितने लोग हुए? दो, जयनारायण व्यास, CS वेंकटाचारी। फिर राज बहादुर जो कि कहां से थे? भरतपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से। दलेल सिंह जो कि कहां से थे? कोटा से। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा जयनारायण व्यास जोधपुर से, CS वेंकटाचारी जोधपुर से। फिर हम देखते हैं दलेल सिंह कोटा से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से और राज बहादुर जो है वो भरतपुर से। अब देखिए आगे, फिर आते हैं हमारे छठे नंबर पे गोकुललाल असावा जो कि शाहपुरा से थे, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भी भाग लिया। गोकुललाल असावा जो कि कहां से थे? शाहपुरा से। फिर मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, जो कि एक चीफ कमिश्नरेट थी, जो 4 चीफ कमिश्नरेट हमने पढ़ी उससे थे मुकुट बिहारी भार्गव। ठीक है, फिर है सरदार सिंह जो कि कहां से थे? खेतड़ी से। फिर हम देखते हैं जयपुर से VT कृष्णमाचारी, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, वो भी जयपुर से, जो हमारे मुख्यमंत्री बने और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी। तो हमने देखा गोकुललाल असावा जो कि कहां से थे? शाहपुरा से थे। उसके बाद हमने देखा मुकुट बिहारी भार्गव जो कि अजमेर मेरवाड़ा से थे, जो कि एक चीफ कमिश्नरेट रही है। फिर सरदार सिंह खेतड़ी से। फिर VT कृष्णमाचारी जयपुर से और हीरालाल शास्त्री, वो भी संविधान सभा में थे, वो भी जयपुर से थे, जो कि हमारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आते हैं माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर से थे, जिन्होंने पंचड़ा गीत लिखा और बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। उसके बाद विजय राघवाचारी उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, जिन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद KS पणिकर और जसवंत सिंह, ये दो थे बीकानेर से। ठीक है, एक बार हम फिर से इनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जयनारायण व्यास जोधपुर से, CS वेंकटाचारी जोधपुर से, राज बहादुर भरतपुर से, दलेल सिंह कोटा से और रामचंद्र उपाध्याय जो है वो अलवर से। 5। फिर उसके बाद में गोकुललाल असावा शाहपुरा से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, सरदार सिंह खेतड़ी से, VT कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री जयपुर से, माणिक्यलाल वर्मा और विजय राघवाचारी उदयपुर से, KS पणिकर और जसवंत सिंह बीकानेर से। ठीक है, तो ये जो हमारे राजस्थान के सदस्य थे संविधान सभा में उनको देखा। उससे पहले हमने जितने भी महिला सदस्य थी हमारी संविधान सभा में, उन सभी को एक एक करके देखा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी जरूरी है। उसके बाद देखिए जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि सभा में जो आंग्ल भारतीय थे यानी एंग्लो इंडियंस,
अभी तो इनका रिप्रेजेंटेशन हटा दिया गया है। सभा में जो आंग्ल भारतीय थे उनका प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रैंक एंथनी ने। और पारसी समुदाय था उसका पीएच मोदी ने। ठीक है, तो जो आंग्ल भारतीय थे एंग्लो इंडियंस, उनका रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? दैट इज फ्रैंक एंथनी ने। और जो फारसी जो समुदाय था उसका पीएच मोदी ने। ठीक है, ये हमारा एक और हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फिर ये तो हमने पहले भी देख लिया है कि इसके चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, आई होप में स्टूडेंट्स आपको सब समझ आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सॉरी, अब हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि 3 जून 1947 देखिए 3 जून 1947 को माउंट बैट एक सेकेंड सॉरी 3 जून 1947 को माउंट बैटन योजना आई थी, जिसके तहत संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो 3 जून 1947 को जो है माउंट बैटन योजना या माउंट बैटन प्लान आता है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है इसका। 3 जून 1947 माउंट बैटन योजना के तहत पुनर्गठन होता है इसका। इस योजना के तहत कुल कितने सदस्य का सुझाव था? वो था 324 सदस्यों का। लेकिन अक्टूबर 1947 तक संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। ठीक है, जिसमें से 299 में से 229 जो है ब्रिटिश इंडिया से थे, ब्रिटिश भारत से, और 70 जो है प्रिंसली स्टेट यानी जो हमारी रियासतें थी वहां से थे। ठीक है, अब देखिए 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका पुनर्गठन किया जाता है। उसका सुझाव ये था कि 324 सदस्य होने चाहिए, लेकिन अक्टूबर 1947 तक आते आते जो सदस्यों की संख्या रहती है वो हो जाती है 299, जिसमें से 229 जो है ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत से थे, और 70 जो है हमारी रियासतों से थे यानी प्रिंसली स्टेट से थे। ठीक है, अब चुनाव के ठीक बाद जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चुनाव हो गए तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? सभा का बहिष्कार कर दिया। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें आई थी? 73। और इनके लिए सीटें कितनी रिजर्व थी? 78। उसमें से आउट ऑफ 78 73 सीट्स जो है उस किसको मिली? वो मुस्लिम लीग को मिली। लेकिन मुस्लिम लीग ने चुनाव के ठीक बाद सभा का बहिष्कार कर दिया। तो मुस्लिम के लिए कितनी सीटें थी? 78 सीट्स थी, जिसमें से 73 पे मुस्लिम लीग जीत कर आई संविधान सभा में। परंतु जैसे ही सभा के चुनाव होते हैं तो ये सभा से जो है बहिष्कार कर देती है, मतलब सभा का बहिष्कार कर देती है। जैसे जयनारायण और तेज बहादुर सप्रू ने त्याग पत्र दे दिया था संविधान सभा से। ये हमारे 2 और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इस टॉपिक में हमें बहुत सारे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो हमने ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स कवर कर लिए। ठीक है, अब हमने जो है हमारा मतलब जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड, जो भी संविधान सभा से रिलेटेड है, वो सारे हमने एक बार देख लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि संविधान सभा जो है, अब हम संविधान सभा की जो प्रमुख बैठकें हैं, जो इम्पोर्टेंट इसकी मीटिंग्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की बैठकें, मतलब जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो सारी हम एक एक करके सॉरी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुलाई और अगस्त 1946 में इसके चुनाव हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। फिर 9 दिसंबर यानी 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की पहली मीटिंग होती है, ठीक है। फिर उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है और इसकी तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। मतलब इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, इसकी द्वितीय बैठक 11 दिसंबर को, इसकी तृतीय बैठक होती है 13 दिसंबर को। अब इन मीटिंग्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट मतलब डिसीजंस लिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, वो हमको याद रखनी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले इसकी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो कब होती है, दैट इज 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके अंदर कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207, जबकि संविधान सभा में सदस्य कितने थे, 389। उसमें से सिर्फ 207 मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, मतलब जो पहली बैठक थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ 207 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया, ठीक है। फिर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया अकॉर्डिंग टू फ्रेंच प्रैक्टिस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट कैंडिडेट होता है उसे टेम्पररी प्रेसिडेंट या चेयरमैन हम इलेक्ट करते हैं। तो उसी प्रथा के अनुसार सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया क्योंकि वह सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे और पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया 389 में से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, सॉरी, इसकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर अब अध्यक्ष चेयरमैन बनाया जाता है किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और उपाध्यक्ष जो है वाइस चेयरमैन बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी को, और जो संवैधानिक सलाहकार यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हमारा बनाया जाता है बी.एन. राव। आपको दिख रहा होगा। जो हमारी प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें कुल 207 सदस्य भाग लेते हैं 389 में से। उसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है एक तरीके से अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी को, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है यानी संवैधानिक सलाहकार वो बनाया जाता है हमारे बी.एन. राव को। अब हम आगे देखते हैं इसकी थर्ड मीटिंग। उससे पहले एक चीज और देखते हैं हम कि जो संविधान का जो हमारा पहला प्रारूप था या जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने प्रिपेयर किया था, दैट इज बी.एन. राव द्वारा उसे तैयार किया गया था, ठीक है। उसे सबसे पहले बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था और वी.टी. कृष्णमाचारी जो है उन्हें दूसरा अध्यक्ष चुना गया। सबसे पहले जो उपाध्यक्ष चुना गया, दूसरा उपाध्यक्ष, सबसे पहले जो दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष चुना जाता है एच.सी. मुखर्जी को, और हमारे संवैधानिक सलाहकार बनते हैं बी.एन. राव, और उन्हीं बी.एन. राव द्वारा हमारे जो संविधान का पहला प्रारूप है वो तैयार किया जाता है। और जो हमारे उपाध्यक्ष थे उनकी जगह जो है दूसरा उपाध्यक्ष चुना जाता है वी.टी. कृष्णमाचारी को, ठीक है। फिर हम आते हैं इसकी तीसरी बैठक में। अब हमारे संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। ये थोड़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो प्रपोज किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया, जिसे पारित यानी पास कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है उसे लाया कब गया, 13 दिसंबर 1946 को, और उसे पारित कब किया गया यानी उसे पास कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। ये हमने एक एक करके संविधान सभा की तीनों बैठक यानी तीनों मीटिंग्स जो है वो देख ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देखेंगे, वो है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां
जो आपको पता होनी चाहिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं और उनका चेयरमैन कौन कौन है। ये डायरेक्ट हमको मतलब जैसे एग्जाम के अंदर मैच द फॉलोइंग में भी देखने को मिल सकता है, सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इजी स्कोरिंग चीज है जिसे हमें याद रखना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम हमारी जो संविधान सभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसकी महत्वपूर्ण समितियां देखेंगे। संविधान सभा महत्वपूर्ण समितियां, सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी, संघीय शक्ति समिति। यूनियन पावर कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू दो कमिटीज थी, उनके अध्यक्ष थे, एक तो यूनियन पावर कमेटी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो की थी संघीय संविधान सभा। एक तो यूनियन पावर कमेटी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान सभा और संघीय शक्ति समिति, जिनके दोनों के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। अब हम हमारी थर्ड कमेटी देखते हैं जो कि कौन सी है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान समिति। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फिर उसके बाद में स्टेट्स कमेटी है, भारतीय राज्यों के लिए कमेटी, उसके पंडित नेहरू ही अध्यक्ष थे। तो अब तीन कमेटी ऐसी हो गई जिनके पंडित नेहरू अध्यक्ष थे। एक तो यूनियन पावर कमेटी, एक हो गई हमारी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एक हो गई हमारी स्टेट्स कमेटी जो कि भारतीय राज्यों के लिए समिति थी। कौन थे इसके चेयरमैन? जवाहरलाल नेहरू। और जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। ठीक है, फिर ये दो कमिटीज हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी यानी प्रक्रिया के नियम समिति और स्टीयरिंग कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों ही कमेटी के अंदर जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी जो अगली कमेटी है वो है संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति। मतलब संविधान जो हमारा बनाया गया था उसका जो ड्राफ्ट था या संविधान का जो हमारा प्रारूप था उसकी जांच के लिए भी एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। भी इंपॉर्टेंट है, संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति कृष्णा स्वामी अय्यर। अब जो है कमेटी, ये इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसकी 4 सब कमिटीज भी है जिससे रिलेटेड हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक क्षेत्र समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ये कमेटी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है, इसकी सब कमिटीज बहुत बार पूछी गई है एग्जाम्स के अंदर। इसके तहत हमें 4 जो है वो उप समितियां यानी 4 सब कमिटीज भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय क्षेत्र, बाह्य व आंशिक क्षेत्र समिति, आपको विजिबल है। इसके चेयरमैन कौन है? सरदार पटेल। ठीक है, ये जो कमेटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसके तहत 4 उप समितियां यानी 4 सब कमिटीज भी थी और इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। 4 सब कमिटीज, मैच द फॉलोइंग में सीधा भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो पहली जो सब कमेटी है वो है मौलिक अधिकार उप समिति, मतलब फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? जेबी कृपलानी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी यानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। फिर अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके चेयरमैन कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक एच.सी. मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसकी 2 उप समितियां और हैं, देखेंगे अब। ठीक है, तो इसकी जो तीसरी है वो अनुसूचित व जनजातीय आसाम उप समिति, जिसके जो है अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बॉर्डोलोई। ठीक है, फिर बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र, असम के अलावा जो क्षेत्र थे उसके ऊपर जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ए.वी. ठक्कर।
ठीक है। फिर हमारी जो लास्ट में आती है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, इसके बारे में हम आगे वाली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर, ठीक है। और ये बनी कब थी, 29 अगस्त 1947 में, ठीक है। देखिए हमने जो इसकी कमेटियां देखी है, 8 इंपॉर्टेंट कमेटी देखी हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, संविधान सभा की। सबसे पहले यूनियन पावर कमेटी यानी संघीय शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू जिसके चेयरमैन है। फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघीय संविधान सभा, जवाहरलाल नेहरू ही उसके अध्यक्ष हैं। फिर हमने 2 कमेटीज देखी थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, एक तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और एक स्टीयरिंग कमेटी, ये देखिए दोनों। फिर स्टेट कमेटी में फिर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इंपॉर्टेंट है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। फिर हम देखते हैं संविधान के ड्राफ्ट की जांच के लिए विशेष समिति थी जिसके अध्यक्ष कृष्णस्वामी अय्यर। फिर मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातीय, बाह्य व आंशिक क्षेत्र समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल। इसके तहत 4 सब कमिटीज थी जो कि हमने एक एक करके देखी। मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक के ऊपर थी, उसके थे HC मुखर्जी। और इसके अलावा जो 2 हमारी सब कमिटीज रह गई हैं वो है अनुसूचित जनजातीय उप समिति जिसके गोपीनाथ बॉर्डलोई थे। और फिर बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र असम के अलावा उसके थे AV ठक्कर। और फिर जो हमारी लास्ट कमेटी आती है ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी हमारी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, जिसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने जो हमारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और इसकी इंपॉर्टेंट जो कमिटीज थी, उन सबको कवर किया है बहुत अच्छे से। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि ये फैक्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएं। अब जो है हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बचा हुआ पोर्शन है और PYQs वो दोनों ही सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। थैंक यू।